हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 के लिए प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेप में पूरी होती है, 2 चरणों में पूरी होती है। पहला ट्रांसलेशन है और पहला ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। तो इसमें पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ में आप पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पहले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से ट्रांसफर होता है मैसेंजर आरएनए के रूप में। ठीक है, यानी कि आरएनए का डीएनए के जेनेटिक कोडोन्स जो है वो आरएनए में ट्रांसफर होते हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था। और आज हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन को देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो पूरी प्रक्रिया थी, अगर वो यूकैरियोट था तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट होता था। प्रोकैरियोट में तो वो साइटोप्लाज्म में ही दोनों प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ कंप्लीट होते हैं और वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, है ना। कई जगहों पर साथ साथ होते हैं, कई जगहों पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पहले होगा उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन को। तो सबसे पहला क्या है कि मैसेंजर आरएनए जो कि फॉर्म हुआ था कहां, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, तो वह मैसेंजर आरएनए अब जो है ट्रांसफर हो जाएगा कहां, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर पोर के द्वारा वो पहुंचेगा कहां, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में मौजूद है आरआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, टीआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वह कैरी करेगा इस मैसेंजर आरएनए के इंफॉर्मेशन को और वह उसको ट्रांसफर करेगा राइबोसोमल आरएनए में, जहां पर की ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो मैसेंजर आरएनए में जो भी प्रेजेंट होते हैं अनुवांशिक सूचनाएं, उसके अनुरूप ही, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारा मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से लेकर के आया है उसी के जैसा एमिनो एसिड का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण जो है वह साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास होता है। इसी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि यह राइबोसोम पर होता है। मैसेंजर आरएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन होता है वह ट्रिपलेट कोडोन के शक्ल में होता है। मैसेंजर आरएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो ट्रिपलेट कोडोन के फॉर्म में होगा। ठीक है, और यह संदेश जो है एक बार में 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर अग्रसारित करता है। एक कोडोन को एक बार क्या होता है, भेजा जाता है कहां, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ठीक है, हम जानते हैं कि यहां पर खास एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में 20 एमिनो एसिड मौजूद है और उसी 20 एमिनो एसिड से नए प्रोटीन का निर्माण होना है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना है। तो उसके लिए हर एक एमिनो एसिड के लिए खास तरह का टीआरएनए होता है, यानी कि टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और वो खास तरह के एमिनो एसिड को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म से। तो ये खास तरह के टीआरएनए के एंटीकोडोन में क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए ऐसा होता है कि खास तरह के टीआरएनए के एंटीकोडोन में उस खास तरह के मैसेंजर आरएनए के कोडोन के कंप्लीमेंट्री कोड्स होते हैं। उसी के जैसे कंप्लीमेंट्री कोडोन्स होते हैं, जैसे वहां AUG है ना, तो ए किसके साथ जुटेगा, टी के साथ जुटेगा। थाइमिन की जगह पर यहां पर क्या होगा, तो ATCG है ना। तो जैसे आप इस तरह से देखें कि जैसे यहां पर कोडोन है AUG है ना, तो AUG आपका मैसेंजर कोडोन है, तो इसके जगह पर किसको लगना है, ऐसे तो थाइमिन लगता है ना, लेकिन ट्रांसफर आरएनए बनना है तो U लगेगा, है ना। और यहां पर क्या लगेगा, A लगेगा और यहां क्या लगेगा, C लगेगा। यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री रूप में ही यहां पर ये जुड़ते हैं। कैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है इसको देखना। सबसे पहला प्रोसेस जो है मैसेंजर आरएनए का 30S राइबोसोम से जुड़ना।
मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन है, ट्रिपलेट कोडोन है, वो आकर के जुड़ेंगे कहां, तो 30S राइबोसोम में। यानी कि कंप्लीमेंट्री चेन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा राइबोसोम नया पॉलीपेप्टाइड चेन बना नहीं सकता है ना। तो मैसेंजर आरएनए को जाकर के जुटना है कहां, 30S राइबोसोम में। याद रखना है कि यह जब ट्रांसक्रिलेशन की प्रोसेस शुरू होती है तो उस समय राइबोसोम के दोनों पार्ट्स जो होते हैं, हम जानते हैं राइबोसोम अगर प्रोकैरियोट्स में है तो इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50 और 30S, और यूकैरियोट्स में 60S और 40S। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पहले अलग होते हैं, ठीक है, दोनों ये सब यूनिट्स जो है वो अलग होंगे। प्रोकैरियोट में 30S और 50S है, ठीक है। तो वही आगे लिखा गया है कि केंद्रक से मैसेंजर आरएनए निकल करके कहां पहुंचते हैं, साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं। और साइटोप्लाज्म में एक खास तरह का चीज मौजूद होता है जिसको कहते हैं F2 फैक्टर। उस फैक्टर के प्रेजेंस में ये 30S राइबोसोम के सब यूनिट के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। जब ये जुड़े तो इनको अपने कंप्लीमेंट्री चेन बनाने की जरूरत होगी। एक नया चेन इसके बगल में बनेगा, मैसेंजर आरएनए के बगल में, है ना। तो मैसेंजर आरएनए के बगल में एक नया कंप्लीमेंट्री चेन बनना है। तो उस चेन के बनने के लिए हमारे साइटोप्लाज्म में 20 एमिनो एसिड इनर्ट स्टेज में, ये किस स्टेज में है, तो इनर्ट स्टेज में, इनको एक्टिवेट होना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इसके साथ एटीपी आवश्यक एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करेगा, है ना। और साथ में एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज एंजाइम की जरूरत होगी। तो एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है वह एमिनो एसिड को एटीपी के प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में ले आएगा, सक्रिय फॉर्म में ले आएगा। और जब ये सब जुड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे क्या कहेंगे, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। हम याद रखेंगे कि जब भी जैसे 20 एमिनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में है तो इस 20 एमिनो एसिड को ग्रहण करने के लिए स्पेसिफिक तरह के टीआरएनए मौजूद है। उसी तरह से इस 20 इनर्ट अनएक्टिव निष्क्रिय एमिनो एसिड को सक्रिय करने के लिए भी अलग अलग तरह के एमिनो एसाइल एंजाइम की जरूरत होगी। पहला एक्टिवेट हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर एमिनो एसिड, वह जो है इस तरह से। अब जो है दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड इनटू टीआरएनए। तो जो हमारा एमिनो एसिड एक्टिवेट हुआ है उसको ट्रांसफर होना है कहां, टीआरएनए के पास पहुंचना है, तभी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा और ट्रांसलेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। तो यह जो एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, इसके साथ जो है खास तरह के टीआरएनए के 3 प्राइम पर यह जुट जाएगा। टीआरएनए के 3 प्राइम पर यह जुटेगा और जुड़ने के बाद हमारा क्या बना, तो जुड़ने के बाद एमिनो एसिड और क्या टीआरएनए जुट गया है। तो यहाँ पर एएमपी जो है एंजाइम जो है ना, एमिनो एसाइल एंजाइम, ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। एएमपी भी और क्या, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब जो है सिर्फ टीआरएनए और एमिनो एसिड बचा है। अब क्या होगा, जब ये जुट चुके हैं तो एमिनो एसिड जब जुट गया है मैसेंजर आरएनए के कंप्लीमेंट्री हिस्से पर, है ना, सीक्वेंस को सेट करके, तब इनिशिएशन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, यानी चेन की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में ये क्या होता है, याद रखना है कि हमेशा मिथ्योनिन एमिनो एसिड जो है स्टार्ट कोडोन होता है। स्टार्टिंग का काम कहां से होगा, मिथ्योनिन एमिनो एसिड से, है ना, जिसके लिए कोड क्या हो सकता है, AUG या फिर GUG। इसका कोड क्या होगा, AUG ट्रिपलेट कोडोन रहेगा या फिर GUG रहेगा, जिससे मिथ्योनिन एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मिथ्योनिन जो है हम जानते हैं किसी भी एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप और दूसरा कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है। तो इसके एमिनो ग्रुप में, मिथ्योनिन के एमिनो ग्रुप में, है ना, फॉर्माइल ग्रुप ऐड होगा, CHO ग्रुप आकर के क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है। तो यह जुड़ जाएगा। अब इस एमिनो एसिड को फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन कहा जाएगा, FMET कहा जाएगा, फॉर्माइलेटेड एमिनो एसिड कहा जाएगा, ठीक है। और इसका COOH ग्रुप जो रहेगा वह क्या रहेगा, खाली रहेगा, वहां तो कुछ जुटा नहीं है, सिर्फ एमिनो ग्रुप से जुटा है क्या हमारा, तो फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा है। अब यह फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो ट्रांसफर आरएनए उसको एक्सेप्ट करेगा
और फिर क्या होगा, यह जुड़ जाएगा किससे, तो 30s से सब काम हो रहा है 30s में, है ना। ऊपर वाला इस तरह से वैकेंट है ना, और उसके नीचे जो है यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का चेन है, इसके बगल में कॉम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 30s राइबोसोम से मैसेंजर आरएनए और AUG कोडोन जुट गया। अब ये जो हमारा नया कोडोन जो था मिथियोनिन का, वो कैसा था, फॉर्माइलेटेड था, और टीआरएनए के साथ के किस हिस्से में, तो एंटीकोडोन के हिस्से में यह जुटेगा और उसके बीच एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स को इस नाम से भी जान सकते हैं। अब जरूरी है यहाँ पर इस चीज के बनने के लिए, यानी कि टीआरएनए के एंटीकोडोन से फॉर्माइलेटेड एमिनो एसिड के जुटने के लिए जरूरी क्या है, तो 3 प्रोटीन फैक्टर जरूरी है। साथ में ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट GTT भी यहाँ पर एनर्जी देने का काम करता है। इतना जुड़ेगा तो जाकर के हमारा इनिशिएशन होगा, स्टार्टिंग होगा, कोडोन बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन शुरू हो गया, चेन बनना शुरू होगा। जब ये जुट जाएगा तब जाकर के ये दोनों हिस्से जो हमारे अलग थे, है ना, 30s और 50s, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम जुट गया है। अब इसमें याद रखना है, अब हमारे बड़े सब यूनिट 50s का इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, तो 50s सब यूनिट में 2 साइट होते हैं, एक ए साइट और दूसरा पी साइट। ए साइट को क्या कहा जाता है, एमिनो एसाइल साइट, और दूसरा पी साइट को पेप्टाइडल साइट कहा जाता है। काम क्या है, देखिए चेन की लंबाई कैसे बढ़ेगी, तो जैसे जैसे एमिनो एसिड इससे जुड़ता जाएगा, एमिनो एसिड जैसे जैसे जुटेगा, है ना, ये साइट है आपका, तो यहां पर आपका मैसेंजर आरएनए था, इसके बगल में क्या है, तो ये है ए साइट आपका और ये पी साइट है। तो जैसे ही एमिनो एसिड पहला आया, पहला क्या हुआ, पहला एमिनो एसिड आकर के यानी कि फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन आया, ए साइट पर जुटा, फिर इसको क्या होगा कि यह जगह याद रखना है कि ये साइट नए एमिनो एसिड के आगमन के लिए हमेशा खाली रहेंगे। तो जो ए साइट पर आएगा उसे तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां, पी साइट पर, है ना, पेप्टाइडल साइट है। और यहां पर यानी कि पी साइट पर पहले पहुंचेगा कौन, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, यानी कि पहला एमिनो एसिड, और जैसे ही पी पर पहुंचेगा ये, तो इसका एक साइड पर अब एमिनो ग्रुप पर क्या लगा हुआ है, तो फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसका कार्बोजाइलिक ग्रुप खाली है। तो कार्बोजाइलिक ग्रुप खाली है, तो अब क्या होगा कि जैसे ही फिर से दूसरा एमिनो एसिड पहुंचेगा कहां, ए साइट पर, फिर से दूसरा एमिनो एसिड पहुंचेगा ए साइट पर, तो जैसे ही फिर से एक एमिनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया, आपका पहला एमिनो एसिड जो यहां आया था वो चला गया कहां, यहां एमिनो एसिड 1। अब फिर से ये खाली हो गया, वैकेंट हो गया, तो फिर से एक एमिनो एसिड आएगा। तो इस दोनों के बीच में इसका एक साइड में क्या लगा हुआ है एमिनो में, तो फॉर्माइलेटेड है, CHO लगा हुआ है, दूसरा साइड वैकेंट है, यानी कि COOH ग्रुप इसका खाली है। तो अब क्या होगा कि यह दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से, यहां पर दूसरा एमिनो एसिड का कौन सा ग्रुप रहेगा, एमिनो ग्रुप रहेगा, तो इसके एमिनो ग्रुप से ये जुड़ जाएगा। COOH ग्रुप जो है एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप से जुटेगा और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों आपस में जुटेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। फिर ये आगे सरक जाएंगे, ये चेन आगे बढ़ जाएगा, ये आगे इसका जगह ये ले लेंगे, है ना। अब फिर नए एमिनो एसिड के लिए तैयार है। इस तरह से चेन बढ़ता जाएगा, चेन की लंबाई बढ़ती जाएगी, है ना, और काम होता जाएगा। जैसे ही जुटेगा और वैसे ही टीआरएनए जो लेकर के आया था मैसेंजर आरएनए के कोडोन को, वह क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड को लेके आया था, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होगा, टीआरएनए रिलीज। फिर से दूसरा टीआरएनए, स्पेसिफिक टीआरएनए स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लेकर के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। इस के लिए यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए लगातार पॉलीपेप्टाइड चेन बने, इसके लिए GTT और 2 ग्रोथ फैक्टर का योगदान होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड बनना है तो यहां पर एंजाइम की भी एक जरूरत होती है, उस एंजाइम को कहते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो कि पेप्टाइड चेन बनाने में मदद करता है। अब है चेन की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो एक समय ऐसा आएगा से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना समापन हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुक जाएगा, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण उस समय समाप्त होगा जब
यहाँ पर कोई भी समापन कोडोन पहुंचेंगे, टर्मिनेशन कोडोन पहुंचेंगे। 3 टर्मिनेशन कोडोन है, UAA, UGA, UAG। ये तीनों में से कोई एक कोडोन इस जगह पर पहुंचेगा, ए साइट पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, यह जो है आगे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ब्रोकेज हो जाएगा, चेन टूट जाएगा, है ना, यानी कि आगे जो है चेन बनेगा नहीं, यानी कि चेन बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, और इस चेन के बनने के रोकने के लिए यहां पर रिलीजिंग फैक्टर RF1 और RF2 भी होता है। ठीक है, ठीक है, बंधन टूट गया, अब बनेगा ही नहीं क्योंकि ये बनने ही नहीं देगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस संपन्न हुआ। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाएं, है ना। वीडियो लगातार आपको मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।